सभी दोस्तों को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज मेरे साथ बहुत ख़ास मेहमान मौजूद हैं। नाम है डॉक्टर प्रोफेसर लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह जी के बारे में मैं आपको डिटेल में ज़रूर बताऊंगा। उससे पहले क्योंकि फिर मैं इनसे बहुत कठिन सवाल आज पूछने वाला हूं, और शायद आज आप वो जान पाएंगे जो कम से कम भारत में जो ईरान की यात्रा नहीं करते हैं, जो ईरान के बारे में डीप जानकारी नहीं रखते हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम अति महत्वपूर्ण है। इसे जितने ज़्यादा लोगों में आप शेयर कर पाएँ वो शेयर कर लें, क्योंकि जो अंदर की हकीकत है और जो युद्ध में हो रहा है और जो युद्ध के बाद लोगों के हालात है और उससे पहले, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरे ख्याल से लक्ष्मण सिंह जी का वहाँ मैं अब आपको तारुफ करा देता हूँ, उसके बाद आप खुद भी लोगों को बताएं। बीच बीच में भी मैं आपको बताता रहूँगा, क्योंकि बहुत से लोग हमारे जो हैं वो थोड़ा देर के बाद जुड़ेंगे। लक्ष्मण सिंह जी जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, रईसी साहब, उनके थिंक टैंक के सदस्य थे। ईरान में इन्होंने बहुत वक्त गुजारा है और ईरान के थिंक टैंक की तरह ईरान में रह के काम किया है। बहुत से दोस्त इनके वहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, होता क्या है, जब हम किसी एक पक्ष की बात करते हैं तो उससे ये होता है कि हम लोग सही शायद डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, और उसकी वजह ये रहती है कि हम लोग नहीं एक मसलक का मत, कोई शिया है तो कोई सुन्नी है तो कोई ये मुस्लिम है तो कोई खाली एंटी मुस्लिम है, तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती है। इसलिए हम सही चीज़ों को जानना भी नहीं चाहते हैं और हम जानते भी नहीं हैं। लक्ष्मण सिंह जी जो मतलब मैं डॉक्टर प्रोफेसर क्यों लगाया है कि कई सब्जेक्ट में पीएचडी की है और बहुत गहरा शोध है, रिसर्च, ज़िंदगी भर पढ़ाई करते रहे हैं, और ये तमाम सब करने के लिए अभी तक शादी भी नहीं की है भाई। हालांकि बहुत विष कन्या का भी कुछ चक्कर है ईरान में, जो कुछ हुआ था वो खैर पर्दे के पीछे की कहानी है, वो बाद में आपको ज़रूर मैं बताने की या समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, बहुत ख़ास बातें जो बिल्कुल आप नहीं जानते और असल में क्या चल रहा है वो आपको जानने के लिए मैं लक्ष्मण सिंह जी को यहाँ लेके आया हूँ, ताकि आपके साथ रूबरू करूँ। और फोटो लगा रखा है शाहरज़ा पहलवी का। तो शाहरज़ा पहलवी से पहले मैं आपको कुछ बड़ी खबरें बता देता हूँ। थोड़ा सा मैं लक्ष्मण सिंह जी को, जब तक मैं कठिन सवाल पूछना शुरू करूं और अनबिलीवेबल जवाब जो आपके लिए होंगे, आपके कानों के लिए होंगे, बेहतर होगा कि जितना हो सके व्हाट्सएप वगैरह पे लोगों तक इस प्रोग्राम को शेयर कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, अब मैं आता हूं डू इट। ये क्या है? यानी एक परमिशन जो है वो प्रोग्राम को, यानी कि हमला करना है ईरान के ऊपर। इस हमले के लिए, और ये हमला जो है बंकर बस्तर बम से सिर्फ फोर्डो इलाके में किया जाएगा, जहां परमाणु हथियार होने का दावा किया जा रहा है, वहीं तक सीमित रहेगा या फिर बात इससे आगे बढ़ेगी। दोस्तों, ये हम सब लोगों को मेरे ख्याल से अभी मैं इसके बारे में ज़रूर बताने की कोशिश करूंगा, मगर अभी परमिशन दी है, यानी ऑर्डर नहीं किया है कि हमला कर दें, मगर इस तरह के हमले करने के लिए पहले से शायद बताया भी नहीं जाता। तो आज की रात और कल की रात क़यामत की रात है, मगर इस क़यामत से पहले जो क़यामत है ईरान के अंदर, वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली जिस तरह हमने दोपहर भी प्रोग्राम किया, हमारे पास अपडेट आ रही है कि नए और आधुनिक हथियारों से जिस तरह से ईरान ने कोहराम मचाया है तेल अवीव के अंदर, जो सूरत हाल है तेल अवीव के अंदर, वो काबिले मतलब जिक्र है। और इसको समझा जा सकता है कि नेतन्याहू जब ये कह रहा है कि देखो देखो ईरान हमारे अस्पताल में, वो अस्पताल का दौरा भी करके अभी आए हैं, वहाँ कह रहे हैं कि इस सिविलियन इलाकों पर, हॉस्पिटल्स पे हमला कर रहे हैं, जबकि मीम्स चल रहे हैं, आप जानते हैं कि अस्पताल के नीचे फौजी अड्डा था। तो इसी तरह के दलील जो है गाजा के अंदर देता रहा है इसराइल, और दुनिया में अब नेतन्याहू पर मीम बन रहे हैं कि जब गाजा के सिविलियंस को और हॉस्पिटल्स को मारते हो तब तुम्हें सिविलियंस और हॉस्पिटल नज़र नहीं आते, उनके नीचे अड्डे नज़र आते हैं, और जब खुद के हॉस्पिटल पे लगता है तो तुम ये क्या कह रहे हो। और ये बात चीन और रशिया ने भी रिमार्क किया है और बाकी दुनिया भी कर रही है। तो कुल मिलाकर ये एक स्थिति है। मगर स्थिति दोस्तों, हम जियो पॉलिटिक्स पर तो बात करते रहते हैं, पर ईरान के और इजराइल के अंदरूनी हालात को समझना बहुत ज़रूरी है कि अभी क्या चल रहा है। लक्ष्मण जी, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है मेरे इस प्रोग्राम में। आपने काफ़ी खिदमात की है, जो है वो ईरान के अंदर, ईरान में रहकर ईरान की और देश की तो आप करते ही करते हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि आपने
जो कुछ वहाँ देखा मैं उस पर सवाल करूँगा। फिलहाल आपके दोस्त जो है वो आपको क्या भेज रहे हैं और क्या आपको ख़ास रिपोर्ट आज मिली है वहाँ से, वो मुझे ज़रा बताएं। सलाम, नमस्ते वाहिद जी। सबसे पहले मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि आपने मुझे इस कार्यक्रम के लिए बुलाया, मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया। वैसे मैं जी बहुत ही कम अवॉइड करता हूं बात करना इस मुद्दे पर, लेकिन क्योंकि चूंकि आप बहुत खास दोस्त हैं, अजीज हैं, तो इसलिए मैंने स्वीकार किया। जी। तो अब आप आपसे मैं सिर्फ जो है ये जानना चाह रहा हूँ कि जो वीडियो आपके द्वारा मुझे आपके दोस्तों द्वारा भेजा गया मिला है, वो वीडियो मैं चला रहा हूँ। ये खास वो वीडियो है जहाँ हमले हो रहे हैं। तो ये हमले किस तरह के वहाँ पर हो रहे हैं, ये मुझे बताएं डॉक्टर साहब के किस तरह के हमले वहाँ के लोग आपको बता रहे हैं कि कहाँ क्या हमले हो। देखिए, जो हमले इस तरह के हो रहे हैं कि जो फौजी अफसर हैं जी। या जो आईआरसीजी है, बहुत हाँ। सारे लोगों को ये नहीं पता कि जो आईआरसीजी है, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, वो फौज का एक अलग से विंग है, एक्सक्लूसिव विंग, जिसकी हाँ। जो संख्या है करीब 1.5 या 2 लाख के आसपास फौजी हैं। और जी। उसको बैकबोन कहा जाता है जमहूरियत इस्लामी की। जब मैं जमहूरियत इस्लामी बोलूं तो मतलब फिलहाल की जो रिपब्लिक ऑफ इस्लामिक ऑफ रिपब्लिक ईरान ऑफ की जो हाँ ईरान है। जो इस्लामिक बेसिकली रिपब्लिक ये ऑफ कहा जा ईरान। सकता है कि आयतुल्लाह खमेनी साहब के साथ में जो रिपब्लिक चल हाँ, रहा है, वो उसके आधार पर जो उनकी बैकबोन है वो आईआरजीसी है, ये कहना चाहते हैं। हाँ। जी। हम्म, लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है। जो भी डॉक्टर साहब को डिस्टर्ब कर रहे हैं वो जरा थोड़ा जो है अलग हो जाए। जी डॉक्टर साहब। हम्म, तो ये आईआरजीसी जो है वो, जिसे टेररिस्ट ग्रुप भी कहता है नेतन्याहू, अमेरिका या कहीं देश, तो क्या जबकि वो बैकबोन है इस्लामी जमहूरिया ऑफ ईरान की, तो आप मतलब ये जो है वो क्या आप इस तरह का कहना चाहते हैं। जैसे आपने मुझे बताया कि एक किसी बड़े ऑफिसर को अभी शहीद किया गया है कुछ घंटे पहले, वो उसके बारे में आपको क्या खबर मिली है। मेरा कहने का यही मतलब है कि आईआरसीजी जो है वो बैकबोन है जमहूरियत इस्लामी की, वो सबसे बड़ी फोर्स है। तो उसके बड़े अफसरों को, जहां मैं रहता हूँ ईरान में, हम्म। अंदाजगु बुलेवार, जो तेहरान जी। का सबसे तीसरा सबसे पौश इलाका है, जी। और वहाँ जो फौजी अफसर हैं वो एक ही कॉलोनी में नहीं रहते कभी भी। तो आपको अच्छा। उनको पता नहीं चलेगा, वो बिल्डिंग्स में आम लोगों के साथ रहते हैं। जी। तो अभी मेरे घर से ही 200 मीटर दूर हाँ। एक बिल्डिंग पर करीब 13वीं फ्लोर पर अटैक हुआ, हाँ। जहां आईआरसीजी के एक बड़े कमांडर रहते जी। हैं, और उनके बेडरूम पर मिसाइल मारी। तो जो बेडरूम पर अटैक मिसाइल हो मार। रहे हैं ये पहले दिन का अटैक। अच्छा, इनकी कोई बहुत अहमियत थी वहां पर जो जो ऑफिसर थे। हाँ हाँ हाँ, इनकी बहुत अहमियत थी, ये शीर्ष पद पर थे अच्छा। आईआरसीजी। मैं इनको आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये वीडियो भी जो है मेरे पास आ गया है इनका, कि जो जो इस वक्त चल रहा है वीडियो स्क्रीन पे, ये उन्हीं का आखिरी सफ़र है जिनके बारे में शायद आप बात कर रहे हैं। तो ये जो हमला हुआ है ये नहीं, उसी जिनके बारे बेडरूम में पर। मैंने बताया जी। वो पहले दिन ही मारे गए थे, जो मेरे घर के पास थे। अच्छा, वो पहले दिन ही मारे गए थे। ओके। हाँ। ठीक ठीक। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो उस किस फ्लोर पे रहते हैं, किस बेडरूम में रहते हैं, ये सारी खबर कहाँ से इतनी सटीक इजराइल के पास पहुंचती है। देखिए, जब इस्माइल हानिया जी की हत्या हुई जी। तो ये बात क्लियर हो गई थी कि जो ईरानी जो सिक्योरिटी है उसमें लैप्स है, उसमें लूप होल्स हैं। हाँ। और बहुत सारे, अब कोई बाहर से विदेशी तो आएगा नहीं क्योंकि वहाँ ईरान में सर्विलांस बहुत ज्यादा है। तो हाँ। बहुत सारे जो ईरानी लोग भी हो सकते हैं, अफगानी भी हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ 5 मिलियन अफगानी हैं। तो वहाँ 5 मिलियन, अब यानी हम पचास सिर्फ, लाख अफगानी। हाँ, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हम जी। ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि अफगानी कर सकते हैं, क्योंकि अफगानी तो वहाँ पावरलेस है। वो किसी बड़ी पोस्ट पर नहीं है, वो एकदम हाशिए के लोग। अच्छा। वो इस तरीके से हाशिए के लोग हैं, वो छोटा मोटा काम करने आते हैं, जैसे सिक्योरिटी गार्ड हो गया, या खेत में काम करने वाला, या घरेलू नौकर हो गया, जैसे भारत में
नेपालियों की जो हाँ। पोजीशन है वही वहाँ अफगानियों की पोजीशन। तो हम ये भी अफगानियों नहीं कह की। सकते कि वो अफगानी थे। तो निश्चित रूप से जो जासूसी हुई है वो ईरानी ही कर रहे हैं। तो ईरान में अच्छा, की मैं ये जो एक मैं लूप ये होल है जानना चाहता हूँ। जी, कि जी डॉक्टर साहब, मैं इस्माइल ये जानना हानिये चाहता हूँ। हाँ, की ही बोलिए, जासूसी बोलिए। हुई, और हाँ, आईआरसीजी के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं उनका हाँ, घर कहाँ है, उनके बेडरूम्स कहाँ हैं, ये हाँ। सब उन्हें इजरायलियों को पता चल गया। तो इससे पता चलता है कि उनका बहुत जबरदस्त नेटवर्क ईरान में मौजूद है। अच्छा, जब आपने आपकी मुलाकात जो है जब आप थिंक टैंक में थे, तो क्या आपकी मुलाकात किसी किन किन खास लोगों से रही है? एक आध बार किसी अयतुल्ला खमीनी साहब के परिवार से या उनसे भी कभी मुलाकात हुई है आपकी? हाँ, मेरी काफी लोगों से मुलाकात हुई, बस रहबर जो हैं अयतुल्ला खमेनी साहब, उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई। मैं पहले भी मिल चुका हूँ, अहमदीनेजाद साहब से भी मिला हूँ मैं, रईसी हाँ, जी से भी मेरी दुआ सलाम हुई है, इससे ज्यादा नहीं हुई, बातचीत करने का मौका तो नहीं मिला, बस सलाम हुई है और हाथ मिलाया है। बाकी अम, हादी अल अल्ताफ जो हैं, जो ईरान की लोकसभा, ईरान की जो मजलिस है, जो वहाँ की लोकसभा के समकक्ष एक बॉडी है, उसके हाँ, अध्यक्ष रहे हैं, और हाँ, अयतुल्ला खमेनी साहब के समधी हैं। और जो हाँ, अभी प्रस्तावित उत्तराधिकारी होंगे, जो मुज्तबा, जो अयतुल्ला खमेनी साहब के जो साहबजादे हैं सब, हाँ, जो सबसे हाँ। पावरफुल माने जाते हैं, तो उनके जो ससुर हाँ। साहब है वो, उनसे मेरी बातचीत हुई है। इसके अलावा वहाँ के विदेश मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों और शीर्ष थिंक टैंक के लोगों से तो हमारी मुलाकात होती रही है। होती रहती थे थिंक टैंक से तो। हाँ। आप थिंक टैंक का तो हिस्सा ही थे, तो पर आके एक बात बताइए, इतना सारा थिंक टैंक और ये सब कुछ चलाने के बावजूद जो ईरानी अपने लोग हैं वो इतनी बड़ी तादाद में, जैसे जैसे अभी आपने मुझे एक खबर और भी दी है जिसे मैं ऑडियंस को भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो वहाँ पर लोग हैं, वो तेहरान की जो इस वक्त की सिचुएशन है वो क्या है, और ये तेहरान में किस तरह मतलब जो है कहाँ Già तेहरान के vi अंदर ही है कि lasciare निकल लिए manco सब? pass. See, very big village. Morning calming and our family. जी, लक्ष्मण जी, हाँ, क्या तो है ये ये वीडियो? मेरी, हाँ। ये एक वीडियो है, तो ये दिखा रहा है हम्म। कि तेहरान से करीब 70-80 लाख लोग, ईरान तेहरान की आबादी 16 मिलियन, 1 करोड़ हाँ। 60 लाख लोग। तो जब जी। चेतावनी दी गई और जब उसके बाद वहां हमले हुए, और हमले रैंडम हमले भी हुए हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो महत्वपूर्ण लोग हैं उन्हीं के यहाँ मारे गए हैं, जो बहुत हाँ। सिविलियन हैं जिन्हें कोई सी बात से कोई मतलब नहीं है, उनके घरों पर भी हमले हुए हैं, वे लोग भी चपेट में आए। तो वो लोग करीब, नीचे पे। हाँ, 70-80 लाख लोग तेहरान छोड़कर चले गए, और ज्यादातर जो हैं वो हम्म। उत्तरी ईरान में गए हैं, मोजेंद्रान प्रोविंस में, गिलान में है, अजरबैजान में है। तो ये उसी का एक वीडियो है कि सब लोग, ये एक परिवार के लोग नहीं हैं, ये अलग अलग परिवारों के लोग हैं, जो अपने अच्छा, दोस्तों के घर उन्होंने सुरक्षित रूप तेहरान से से कूच पनाह ले कर ली गए। है, दूसरे छोटे शहरों में जहां हमले नहीं हुए। अच्छा, अब मैं आपसे जो ज़रूरी जहां हमले नहीं हो रहे हैं, यानी कि इजराइल टारगेटेड हमले कर रहा है और उसको एक एक घर की सूचना है, कौन अधिकारी किस बेडरूम में रहता है, कहाँ उसे निशाना लगाना है, ये सब उसको पता है। अब ये इतनी बड़ी तादाद में जासूस पकड़े गए हैं, इतनी बड़ी तादाद में आईआरजीसी के अधिकारी मारे गए हैं, इतनी बड़ी तादाद में वहाँ साइंटिस्ट जो है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट और बहुत जो की पर्सन्स थे वो एक साथ उड़ा दिए गए हैं। आखिर इतने जासूस जो है वो जो मौजूदा रिजीम है उससे असंतुष्टि का नतीजा है, या फिर बाहरी लोग हैं, या फिर आदतन ऐसे हैं, या कोई मजबूरी है, क्या है? देखिए, कोई भी शासन व्यवस्था हो, कोई एक वर्ग ऐसा होता है जो हमेशा असंतुष्ट है। जी। आप कुछ भी कर लीजिए, आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। आप दुनिया के सबसे बेहतर इंसान भी हो जाएं, आप दुनिया की सबसे बेहतर शासन व्यवस्था भी हो जाएं, आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। तो ईरान में भी वही हाल है, वहां भी एक बहुत जबरदस्त अपोजिशन है, जबकि वहां एक किस्म का समाजवाद है। हाँ, जैसे कि दूसरी जो समस्याएं हैं जिन पर हम आगे बात करेंगे, वो समस्याएं हैं, महंगाई बढ़ना, इन्फ्लेशन होना, या महिलाओं के जो मुद्दे हैं वो हैं। लेकिन ये कारण नहीं होना चाहिए कि आपका किसी से राजनीतिक विरोध है तो आप अपने देश के खिलाफ ही खड़े हो।
अच्छा, तो तो ये ईरान में कारण बहुत होना नहीं भारी चाहिए, मात्रा मगर में ये है। ये एक एक गद्दार तरह है। की ना, बहुत देखिए, नेशन के प्रति बहुत बड़ी गद्दारी है। और हाँ, जिस तरीके से अमेरिका, पश्चिमी ताकत और इजराइल जैसी ताकत से ईरान का मौजूदा रिजीम जिस तरीके से टकरा रहा है, जनता का साथ जो है वो इनके साथ इतना क्यों नहीं कि इस जनता में से इतनी बड़ी तादाद में मोसाद के एजेंट निकले, MI6 और CIA के एजेंट निकले। बेसिक कारण आप क्या मानते हैं? हम्म। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जो बेसिक कारण है, वो एक कारण ये भी है कि वहाँ जो इन्फ्लेशन हुआ है। यानी करेंसी का जो डाउनफॉल गया है। हाँ हाँ, जो करेंसी का डाउनफॉल हुआ है, इसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं वहां पैदा हुई हैं। ठीक है। और 40% प्रति वर्ष की दर से वहां महंगाई बढ़ी। 40% प्रति वर्ष के हिसाब से महंगाई बढ़ी है। बहुत बड़ा रेशो है। और आमदनी में कोई बढ़ोतरी? जब आमदनी में मुश्किल से 20% की बढ़ोतरी हुई। वो तो इन्फ्लुएंस की वजह से, जब करेंसी ज्यादा डाउन होती है तो फिर ज्यादा पैसे लेने पड़ते हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर महंगाई ज्यादा बढ़ी, आमदनी लोगों की घटी। कितना रेशो आप घटा हुआ मानते हैं कॉमन लोगों का? ऐसा माना जा सकता है हम्म। कि जैसे जब सितंबर में, जून 2022 में हाँ। जो $1 के बदले करीब 2.5 लाख रियाल थे, अच्छा। आज पिछले 5 महीने पहले वो 10 लाख रियाल पहुंच। ओ, मतलब तो इतना ज्यादा? इतना ज्यादा, मतलब वो 5 गुना डाउन हुई है करेंसी 3.5-4 साल। ओके। तो ये क्या सैंक्शन लगाई गई है उस वजह से, या फिर ये रिजीम ठीक काम नहीं हाँ, कर रहा है उस वजह से, क्या है? 2018 में जब दोबारा सैंक्शन लगाए गए तो उसके कारण ऐसा हुआ। अच्छा, जब अगर सैंक्शन लगाए गए पश्चिमी जगत द्वारा, अमेरिका के द्वारा, और वहां पर इसकी मार जो है लोगों को झेलनी पड़ी, जैसा कि आपने कहा कि लोगों के हालात बहुत बुरे हैं, तो मैं बुरे हालात को थोड़ा सा डिफाइन करना चाहता हूं ऑडियंस के लिए भी, कि बुरे हालात वो कितने, क्योंकि हमारा मीडिया ज़रा अलग तरह के भाषा में बोलता है। जिस तरह भारत में हमारे पास जो है कई बार हम जाते हैं कालाहांडी, उड़ीसा, बिहार के उन इलाकों में, या फिर दूर दराज के इलाकों में, हम देखते हैं कि तन पे एक ही कपड़ा होता है, रोटी भी कहीं से मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। और ये करोड़ों में ऐसी आबादी हमारे पास मौजूद है, और 80 करोड़ तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम उनको फ्री अनाज खिला रहे हैं, तो वो उसे लेके खा रहे हैं। तो क्या ऐसी हैंड टू माउथ स्थिति है वहां लोगों की? नहीं नहीं नहीं, वहां अगर लोगों की बदहाली है तो वो हमारे भारत जैसी तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मतलब हाँ, भारत बदहाली होने के बाद भारत के मिडिल क्लास जैसी ना ना पोजीशन में ना आए ना होंगे। ना ना, और ऐसा नहीं है। जैसे वहां रोटी जो है वो बहुत ही मिनिमम प्राइस में, 1.5-2 रुपए में एक बहुत बड़ी रोटी मिल जाती अच्छा। है, तो पूरा परिवार खा सकता अच्छा। है। हाँ, जो लोगों की जो एक्स्ट्रा कमाई थी, हाँ, जो लग्जरी थी, वो खत्म हो गई। मतलब एक जो जो लग्जरी उनको, की लोगों को जैसे आदत पड़ी पर्शियन थी वो अम्पायर, खत्म। जैसे पर्शियन अम्पायर था, पर्शियन अम्पायर में एक रॉयल लोग रहते थे, DNA में रॉयलनेस मौजूद है, और कई और भी वजूहत है उनकी, तो मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगा। तो वो रॉयलनेस कम होकर जो है स्ट्रगल जैसी चीज़ों तक निमट आई है, बल्कि ऐसा नहीं कि भुखमरी जैसे कोई हालात हैं, तो उसकी ना ना ना, तकलीफ। भूखमरी तो कभी हो भी नहीं सकती बात, क्योंकि कोई कुछ भी कहे, मुल्लाओं ने वहां एक किस्म का समाजवाद तो लाया है। अच्छा। जो जमहूरिया इस्लामी है, जो हाँ। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है, वहां उन्होंने ऐसे ही नहीं चल रहा वो। अच्छा। अब आप देखिए, मेरे से बहुत सारे ईरानी मेरे दोस्त हैं, वो बोलते हैं कि हम बहुत हाँ। तंग हाल में हैं। तो मैंने हाँ। बोला कि जो रजा शाह पहलवी के टाइम पे आप ज्यादा तंग हाल में थे या अभी हैं? हाँ। जब 3 करोड़ आबादी थी ईरान की, तो 10 लाख लोग सड़क पे आ गए थे तेहरान की विरोध करने के लिए, हाँ। शाह का। क्या अभी कभी 10 लाख लोग सड़क पे आए हैं तेहरान की सड़कों पर? जबकि आबादी उसके मुकाबले 3 गुना बढ़ गई। 3 गुना, 10 करोड़ है। 9 करोड़ नौ के करोड़ आसपास। वही। हाँ।
तो अभी नहीं आए, मतलब इसका मतलब ये हाँ था कि रजा पहलवी के दौर में हालात बड़े राजशाही में पूरी तरह से ख़राब थे। और फिर जब ये रिजीम आया तो लोगों में समाजवाद आया, बेसिकली सोशलिज्म की वजह से जो फाइनेंशियल बंटवारा था वो सब की तरफ हुआ और लोग बड़े खुशहाल हुए। फिर अचानक जो है सैंक्शन लगना शुरू हो गई, उसकी वजह से वो गुर्बत में आ गए। मैं इसको शॉर्ट कर लेता हूँ। इसके मैं ठीक है, यही कहना चाहते थे ना आप इस मामले में, ताकि हम अगली तरफ बढ़ें। जी। हाँ, मैं अब थोड़ा मैं सा ये और बता जान दूं। जी बताइए। कोई कह सकता है कि आजादी छीन ली महिलाओं की वगैरह वगैरह, ये बात आंशिक रूप से सत्य है, लेकिन हाँ। ईरानियों को संपन्न भी बनाया है। मैंने आज तक ईरान में कभी एक भी झुग्गी नहीं देखी। अच्छा। भिखारी हैं पड़े लोग, अ, मामूली से, मामूली से। किसी वो को पेट भिखारी भरने भी की दिक्कत वो नहीं है। वो भिखारी भी ईरानी ही है कि आसपास के देशों के हैं? कुछ ईरानी है, थोड़े बहुत अफगानी है, लेकिन वहां कोई मतलब भुखमरी तो बिल्कुल नहीं। भुखमरी जैसी कोई चीज नहीं है, साफ सफाई बहुत बेहतर ईरानी है, जो है लोगों ना का बहुत ही लिविंग शाही जिंदगी जीने के शौकीन होते हैं। हमारे करोड़पति बहुत अच्छा। हमारे करोड़पति व्यक्ति के मकान की साज सज्जा और वहां के आम आदमी की साज सज्जा बराबर है, बल्कि वहां का जो आम आदमी है, जो एक मजदूर टाइप का आदमी है, हो सकता हाँ है उसके घर की साज सज्जा बेहतर हो। हाँ, ये मैंने कश्मीर में भी देखा है। मतलब अगर आप ये देखें, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस आप कश्मीर में भी जाएंगे तो यहाँ वहाँ रोजगार नहीं, फला नहीं की कहानियां बड़ी गाई जाती हैं। जब कश्मीर में जाके एक आम गरीब कश्मीरी का घर देखते हैं तो शर्म आ जाती है कि एक इतने अच्छे और वेल मैनेज घर में ये कैसे रह रहा है। तो बेसिकली एक माइंड सेट भी हमारे यहाँ चलता है जिसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। हम सिर्फ चर्चा ही कर सकते हैं, आईना ही दिखा सकते हैं, उतना ही कर रहे हैं हम लोग। तो मैं आपको अब मुद्दे की बात पे आता हूँ, जो शायद लोग हमसे जानना चाहेंगे। वो ये है कि ईरान के कितने प्रतिशत लोग हैं जो इजराइल के पूरे खिलाफ हैं, कितने प्रतिशत लोग होंगे जो इजराइल को भी पसंद करते होंगे, कितने प्रतिशत लोग होंगे जो इस रजीम को बदलना चाहते हैं, और कितने प्रतिशत लोग होंगे जो इस रजीम को हर हाल में देखना चाहते हैं। इस पर अपना विचार पूरा दें। देखिए, मैं इस बारे में बता दूं, क्योंकि मैंने ईरान के समाज का बहुत गहराई से अध्ययन किया। जी। राजनीति का तो इतना नहीं किया, लेकिन समाज को मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। जी। उसका कारण यह है कि जो पहली बात यह है कि जो ईरानी नस्ल है, हम्म। जिसमें 52% आर्य हैं, हम्म। 27% तुर्क हैं, हम्म। इसके अलावा जो दूसरे ग्रुप्स हैं वो कुर्द हैं, बलोच हैं, लोर हैं, 1 या 2% अरब हैं। अच्छा। तो वहां जो ईरानी राष्ट्रवाद है वो बहुत मजबूत है। वो सब लोग अपने आप को ईरानी मानते हैं, और जब वो लोग ईरानी मानते हैं ना, तो वो बलोच आइडेंटिटी भी पीछे हो जाती है, वो कुर्दिश आइडेंटिटी भी पीछे हो जाती है, और वो ईरानी लोग अपने आप को बाकी रेस्ट ऑफ एशियन से कनेक्ट नहीं करते। अच्छा। जैसे तुर्कों के साथ समस्या है कि वो यूरोपियन बनना चाहते हैं, तो हाँ। आर्यन नस्ल होने की वजह से ये भी अपना कनेक्शन जो है वो यूरोपियंस के साथ ढूंढते हैं। ये मतलब एक समाज यूरोपियन, एक छोटा सा और क्लियरेशन करते हैं कि जैसे साइरस द ग्रेट के वक्त में जो आर्मीनियन, अजरबैजान, उस तरह का जो यूरोपियन इलाका जो टच करता था, ये उस तरह के अपने आप को यूरोपियन मानते हैं या फिर इंग्लैंड और फ्रांस वाले यूरोपियन मानते हैं? मेरा जो ऑब्जर्वेशन है ईरान में रहने के बाद, और तो वो उनका जो मानना है कि वो बाकी जो हमारी सभ्यताएं हैं, चाहे जिसमें अरब मुल्क भी हैं, हमारा भारत पाकिस्तान भी आ गया, उससे वो अपने आप को कनेक्ट नहीं करते। ना अरबों हाँ, से कनेक्ट करते हैं और ना ही हमसे कनेक्ट करते हैं। और दरअसल तुर्क नहीं। भी उसी से जो है पीड़ित हैं, जिसे बीमार यूरोप कहते हैं। दरअसल जो है वो तुर्क जो है एक अलग से वो यूरोप नहीं है। काओबा जो इंग्लैंड फ्रांस के लोग हैं, तो काओ बाय हुआ करते थे। वो जो था कोहकाफ का इलाका, जहाँ कोहकाफ का राजकुमार आता था, उसकी कहानी सुनाई जाती थी, परियों की कहानी। वो सुंदर से लोग जो चचीनिया से लेके नीचे की तरफ अजरबैजान, आर्मीनिया तक और इस तरह के यूरोप की तरफ जब जाते थे, तो वो एक बड़ा खूबसूरत सा इलाका हुआ करता था। ठीक है, वो अपनी नस्ल को उससे बेहतर समझते हैं और कनेक्ट करते हैं, वो उनका अधिकार है। और वो हमको कुछ भी नहीं मानते, ये भी उनका अधिकार है। मगर हम एक बात आपसे जानना चाहते हैं कि वो कनेक्ट करते हैं अपने आप को, तो क्या वो इजरायलियों के साथ ज्यादा अपने आप को कनेक्ट करते हैं या फिर हमारे साथ ज्यादा कनेक्ट करते हैं, बाकी के जो और लोग हैं उनके साथ ज्यादा कनेक्ट करते हैं? इस बारे में मेरा कहना है कि मुश्किल से
10-15% लोग ऐसे होंगे जो इजराइल के मुद्दे को समर्थन नहीं करते और इजराइल के साथ खड़े हैं। वो इजराइल के साथ खड़े हैं, हाँ, फिलिस्तीनी उनके लिए कोई मुद्दा नहीं। मुद्दा नहीं है, मतलब और 10, वही 15 या शासन 20 विरोधी कितने लोग। प्रतिशत लोग होंगे? उन लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी जो ईरान गवर्नमेंट है, हाँ। वो पैसा हमारे ऊपर खर्च होना चाहिए, वो हमारी सरकार फिलिस्तीन वालों को दे रही है, हिजबुल्लाह को दे रही है, हमास को दे रही है, अच्छा, अल अंसार 10 से 15 हूती को दे रही 10 से 15% है। है। हाँ, अच्छा, इतने तो हैं। और बाकी के लोग? बाकी के जो लोग हैं, जो इंसाफ पसंद लोग हैं, वो फिलिस्तीनी के मुद्दे को सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट कर। और कुछ एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो करीब 50% लोग होंगे जिन्हें कोई मतलब नहीं है, जिन्हें सिर्फ अपने परिवार को पालने से मतलब है, अपनी लग्जरी की चिंता है, अपनी चिंता है, मतलब जो हेडोनिज्म बोलते हैं ना, सुखवाद, हाँ हाँ, वो बहुत ज्यादा है। मतलब अपनी लाइफ, अपने लाइफ स्टाइल, अपने चीज़ों को वो खुश देखना हाँ, चाहते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है फ़लस्तीन से, उन्हें कोई मतलब नहीं है इजराइल से। वो अपनी ज़िंदगी में मस्त रहना चाहते हैं, अपने ईरानियन और ईरानियत के साथ जीना चाहते हैं। आपका ये कहने का मतलब है, ये बिल्कुल उनका खुला अधिकार है, वो ऐसा अच्छा, कर। मैं हाँ, एक बहुत कांटे की बात बताता हूँ आपको। बताइए। मैं तो मुस्लिम भी नहीं हूँ। हाँ, नहीं पर मैंने आपका नाम बताया, नहीं, प्रोफेसर मैं एक बहुत डॉक्टर कांटे की बात लक्ष्मण बताता हूँ, सिंह। बहुत बड़ा फैक्ट। हाँ, और वहाँ मजहबी लोग हैं, वो बहुत बेहतर इंसान। अच्छा, हाँ, जो जो मजहबी लोग हैं वो बहुत बेहतरीन है, मेरी नजर में, मेरा उनके साथ अनुभव बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है। और जो ज्यादा अपने आप को मॉडरेट और समझते हैं वही उनके वही फिलिस्तीन के साथ भी खड़े। वही फिलिस्तीन वो के ज्यादा साथ। मेहमान नवाज हैं, वो ज्यादा अच्छे बेहतर इंसान हैं, वो ज्यादा हमदर्द है। भारत के बारे में अच्छा ख्याल रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। और जो ज्यादा मॉडर्न है, वो उतने ही रेसिस्ट हैं, हाँ, उतने ही प्रो इजराइल हैं। ओके। ये है, यही तुर्की की परेशानी है, यही सेम हाँ, तुर्की की परेशानी है, हाँ, यही जो ईरान के अंदर की परेशानी है। शायद यही परेशानी डाइवर्जन लोगों को समझाने के लिए मैंने डॉक्टर साहब आपको इसलिए याद किया। आगे भी अभी ये बात हम कंटिन्यू रखेंगे ताकि लोगों को ये समझ में आ सके कि अगर इजराइल को पसंद करने वाले 15% लोग वहाँ मौजूद हैं तो फिर मोसाद को अपने एजेंट बनाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ा होगा। अब मैं ये जो है थोड़ा सा एक मामला मानता हूं। अब इजराइलियों की तरफ आता हूं। इजरायली ईरानियों को हेट की नज़र से देखते हैं, नफरत की नज़र से देखते हैं, या फिर वो एहसान मानते हैं साइरस द ग्रेट का? वो उन्हें याद है वो वाकया जब वो नेबुकनेज़र की कैद में थे, लतियाए जाते थे, और साइरस द ग्रेट यानी जुल्करनैन भी जिन्हें कहा जाता है, वो उनकी कैद से उनको छुड़ाकर यरूशलेम में उसने आबाद किया था। क्या वो उनको वक्त याद है? क्या नेतन्याहू जो कह रहा है मैं आपको आज़ाद कराने वाला हूं, वो सोच के कह रहा है? इसके पीछे कोई और उसकी नफरत भरी जो सोच है वो है, और वो इन लोगों को जो है बरगला रहा है? क्या क्या आपको अब क्लियर क्या है? ईरानियों का या जरतुश्त का जो कनेक्शन है यहूदियों के साथ, वो बहुत पुराना है। हाँ इनको जब गुलाम बना लिया गया था बेबीलोन में, तो साइरस द ग्रेट, जो हाँ अभी तक का सबसे महान राजा हुआ है ईरान के, हाँ, साइरस द ग्रेट। उन्होंने सबको छुड़ाया, गुलामी से छुड़ा। हम्म, ठीक है। जी। और इसी वजह से यहूदी साइरस को अपना मसीहा मानते हैं। अच्छा, वो पहला एक ऐसा व्यक्ति है जो यहूदी नहीं है और जिसको यहूदी अपना मसीहा मानते। तो ईरानियों का तो बहुत बड़ा एहसान है यहूदियों पर। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि पूरे मिडिल ईस्ट में इजराइल के बाद जो यहूदियों की सबसे बड़ी आबादी है, वो हाँ, ईरान में है। करीब 25-30 हजार यहूदी अभी भी है। अच्छा, मैं 25-30 7-8 हजार सिनागॉग यहूदी में अभी खुद भी गया। जी, आप उनसे मिले? मैं खुद गया हूँ, उनके लीडर से मिला हूँ। उनके इनके बारे में जरा बताएंगे कि जो ईरान का यहूदी है, क्योंकि आप जो है गैर मुस्लिम हैं, मुस्लिम नहीं है, तो आपके साथ यहूदी दिल की बात कर सकता है। तो क्या आपको लगा कि वो प्रो ईरान है, या फिर उसके दिल में कहीं ना कहीं इजराइल है? नहीं, उनके दिल में इजराइल कहीं नहीं है। वो शुद्ध 100% वो ईरानी है। मुझे लगता है कि ये भारत के मैं सभी उनके वर्ग आम के आदमी लोगों। से भी मिला हूँ। मैं कम हाँ, से कम 8 सिनागोग मैंने देखे हैं वहां, अच्छा और बहुत सवाल भी पूछे उनसे। अच्छा, क्या निकल के आया? वो खुश हैं ईरान में।
ईरान में खुश हैं। ये भारत के सभी नागरिकों को मेरी बात सुननी चाहिए, डॉक्टर लक्ष्मण सिंह जी की बात सुननी चाहिए, और ईरान की उस डाइवर्सिटी के भाव को भी समझना चाहिए। और मैं एक तरफ के नहीं, दोनों तीनों तरफ के लोगों से भारत के रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ध्यान से समझें, क्योंकि मैं एक बुद्धिजीवी से बात कर रहा हूं जिसने जिंदगी जो है पढ़ाई और शोध और रिसर्च में गवा दी, और अभी तक जो अब वो दर्द हमारा है कि वो शादी जो है सिर्फ पढ़ाई लिखाई के आगे, डिग्रियां और आगे की रिसर्च और शोध और पेपर कंप्लीट करने की वजह से ऐसा नहीं कर पाए हैं। तो इन कुर्बानियों को एड्रेस करते हुए मैं उन बुद्धिजीवियों को भी गुजारिश करूंगा कि देश को मजबूत बनाने की बात करें, एक बनाने की बात करें, देश के अंदर बंटवारे की बात न करें, देश के अंदर नफरतें न फैलाएं। मोहब्बत से दुनिया चलती है, तो मैं मोहब्बत की दुकान और नफरत की दुकान दोनों साथ साथ चलती हैं। तो वह लक्ष्मण जी सिंह जी, मैं अब आपसे ये और थोड़ा सा सख्त सवाल करने वाला हूं, वो ये है कि साइरस द ग्रेट के वक्त के बाद रजा पहलवी और ये सब जो इजराइल का अपना एक फनमिना है, वो उनके साथ रहे। इनको बेसिकली जो इनकी हिस्ट्री है और जो आज आप ईरान के बारे में बता रहे हैं, भारत के लोगों को इस बारे में तनिक भी एहसास भी नहीं होगा कि इस तरह की डाइवर्सिटी वहाँ है। अब अरब के बारे में भी जो डाइवर्सिटी और उनकी सोच यहूदियों को लेकर असल में क्या है, ये शायद भारतीय लोगों को, भारतीय मुसलमानों को तो कम से कम बिल्कुल एहसास नहीं है। हाँ, मैं ये कहूँगा कि भारत के हिंदुओं को भी ये एहसास नहीं है कि इजरायली इनके बारे में क्या सोचते हैं। आपको मैं अब एक बात बता दूँ, अगर आपने यहूदियों से मुलाकात की तो क्योंकि वो तौहीद के मानने वाले हैं, क्या वो मूर्ति पूजक को प्रायोरिटी देंगे कि उसकी जगह पे मुस्लिम को प्रायोरिटी देंगे? ये इस पे आपका शोध क्या कहता है? ये जो हमारे जो भक्त लोग हैं, मतलब भक्त नहीं कहना चाहिए, भक्त एक बहुत पवित्र शब्द है, इसे हाँ, राजनीति में गाली बना दिया। भक्त नहीं, वो भक्त नहीं, बेसिकली जो भी एक बेसिकली हिंदू इलिटरेट राइट लोग जो कहें अभी या उभर रहा है, बरगलाए गए लोग, उन्हें विचारों को बरगलाए लोग कहा जा सकता है। जो भी एक्सट्रीमिस्ट जो हिंदू राइट विंग के लोग हैं, देखिए एक बात समझ लीजिए। अगर मैं भारत के संदर्भ में बात करूं, हाँ, भारत के मुसलमान वो हमारी ही प्रजाति के लोग हैं, पहली बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। कुछ कल्चरल और वैसे मामूली से डिफरेंसेस हैं, लेकिन इजरायलियों के साथ हमारी कोई भी समानता नहीं है। आप हमारी भाषा बोलते हैं, हमारे जैसा खान पान है, एक साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और हम कर रहे हैं सपोर्ट इजराइल को, हाँ, जिससे हमारा लेना एक ना देना दो। उनकी बेसिक्स बातें भी इनको नहीं पता, सिर्फ इसी मोहल्ले की दुश्मनी में पराये शहर के लोगों को पसंद, जिनसे हमारा लेना देना एक भी नहीं। मैंने एक और एज ए डॉक्टर, एज ए रिसर्चर मैंने आपसे सवाल पूछा है, उसका आप सीधा जवाब दें। मैंने पूछा है कि एक यहूदी जो मूर्ति पूजक नहीं होता, मूर्ति पूजा के खिलाफ उनका धर्म है, तो क्या वो हिंदुत्व को पहले प्रायोरिटी देगा या मुसलमानों को? क्योंकि सभी मुस्लिम देश इस वक्त इजराइल के साथ ही खड़े हैं, कहीं दूर नहीं है। हाँ, इस्लाम और यहूदियत में बहुत मामूली सा अंतर है। तो वो मूर्ति पूजक को कहाँ, वो जो धार्मिक जो यहूदी है वो तो बिल्कुल नहीं देगा। हाँ, जो कोई अगर इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बारे में सोच रहा है, जिसको अडानी से इन्वेस्ट करवाना है, तो वो जरूर थोड़ा सा ये मौका परस्ती एक अलग चीज है, बिजनेस कारोबार एक अलग चीज है, मगर धार्मिक नहीं देगा। धार्मिक क्योंकि वो कुरान को भी पढ़ते हैं, वो समझते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बाइबल, तौरात और जबूर और इंजील सब कुछ मिक्सअप ही है, तो एक दूसरे में कमियां निकालने की नियत से भी पढ़ते रहते हैं, दोनों ही पढ़ते रहते हैं एक दूसरे की, वो एक अलग मुद्दा है। खैर, हम एक अलग विषय में लेंगे, मगर आज का प्रोग्राम में सिर्फ लोगों के लिए इसीलिए रखा था एक नॉलेजेबल, कि ये जो डेमोग्राफी है इसको लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि उन्हें किस दिशा में जाना चाहिए। और चूंकि हमारे देश में बुद्धिजीविता की बहस और डिबेट और चर्चा और विवेचना होना बंद हो गई है, तो हमने सोचा आज डॉक्टर लक्ष्मण सिंह जी के साथ जो है हम इसकी शुरुआत करें और हम पर्दे के सामने आपको लेके आए, ताकि हम पर्दे के पीछे बहुत सारी बातें, जब मुझे ज़रूरत होती है तो ईरान से तुरंत मैं आपको फ़ोन करता हूं, मैं तुरंत करंट सिचुएशन को मंगाने की कोशिश करता हूं, उसके बाद मैं लोगों तक पहुंचाता हूं, फिर कहीं अपने स्रोत के साथ भी हमेशा कनेक्ट रहता हूं, ताकि मैं लोगों को असली हकीकत क्या है, जो हम अब भी पर्दे पे नहीं कर रहे हैं, जो हम पर्दे के पीछे बातें करते हैं, और जो हम आप भी मेरी डायरेक्टली भी बात कराते रहते हैं, और मैं
ये सब चीज़ों को मेरे ख्याल से अब जो जितनी बात जनता तक जानी चाहिए हम फिल्टर करके उतनी ही बात पहुंचा रहे हैं, न कि पूरी। ये भी आप दर्शकों समझ लें। तो हम बहुत चीज़ों को फिल्टर कर लेते हैं, बहुत चीज़ों को संभल कर कहते हैं और उतनी ही जितनी ज़रूरी है आप तक पहुंचाते हैं। तो अब मैं ये समझना चाहता हूं कि ये जो लास्ट क्वेश्चन है मेरा इस मुद्दे पे कि अब इस वक्त नेतन्याहू और पूरी तरह से आश्वस्त है कि मैं रिजीम चेंज करना चाहता हूं और आज के बयानों में भी पता चलता है कि कोई भी जो इस वक्त सत्ता में मौजूद है उसे रहने का कोई अधिकार नहीं, सज़ा सबको मिलेगी। इस तरह की बात जो है नेतन्याहू ने कही और ट्रंप और पश्चिमी जगत भी इस रिजीम के खिलाफ है। आपको ईमानदारी से क्या आपके जो इनपुट मिलता है वो कितना है कि वो इस रिजीम के खिलाफ है और इस रिजीम को बदलना चाहता है? देखिए, मैं एक बात बता दूं, जितना मैंने इतिहास पढ़ा और जितना ऑब्जर्व करा, मैं मिडिल ईस्ट के कई देशों में घूमा। जी। पाकिस्तान, ईरान, आप गाजा भी गए तुर्की, हैं? सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, मिस्र, बहरीन हाँ। और मैं सीरिया, कई देशों के मैं राष्ट्राध्यक्षों से भी मिला हूँ खुद। हाँ। थिंक टैंक्स में रहा हूँ, लेक्चर्स दिए हैं, एक्टिविज्म किया है, फलस्तीन खुद गया हूँ। मेरा ये अनुभव है कि जो भी एक पश्चिमी कह लीजिए, यूरोपीय लॉबी कह लीजिए, जो सफेद व्हाइट एंग्लो सेक्शन है, हाँ। उन्हें ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है बात कि मिडिल ईस्ट का कोई देश बहुत ज्यादा तरक्की करे। बिल्कुल। अगर वो तरक्की करता है कि वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ करवा देता है। जहाँ पर सेकुलरिज्म है वहाँ पर कट्टरवाद ले आएंगे, जहाँ कट्टरवाद से तरक्की कर रहा है तो सेकुलरिज्म ले आएंगे। असल में मुद्दा ये नहीं है कि कोई एक रिजीम का कोई धार्मिक दुश्मनी है, बल्कि मुद्दा ये है कि कोई भी जो यूरोपियन डोमिनेशन है उसे कम नहीं होने देना है, पश्चिमी डोमिनेशन को। और ये जो जितने भी दूसरे एशियन सभ्यता के लोग हैं उन सब को जो कट्टर है उसे नॉर्मल बनाने के लिए नाम पर उलझा देना है, जो नॉर्मल है उसे कट्टर बनाने के नाम पे उलझा देना है। ये गेम चल रहा है, ये कहना चाहते हैं आप या कुछ और बताइए? हाँ, तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, चाहे वो उस्मानिया सल्तनत का पतन हो। आप पिछले 200 साल में अगर ऑब्जर्व करेंगे कि जो 150-200 साल पहले जो इस्लामिक सभ्यता थी वो कहाँ थी और आज कहाँ रह गई। टॉप 5 मिलिट्री में एक भी इस्लामिक कंट्री नहीं। तो इनकी ताकत को इन्होंने सिस्टमैटिकली तोड़ा है। इनकी ताकत को सिस्टमैटिकली तोड़ा है। थोड़ा क्लियर करते हैं। जी, थोड़ा क्लियर करते हैं। और यहाँ जो इनके अंदर जो रिफ्ट लाइंस हैं, हाँ, जो मतलब जो इनकी कमजोर कड़ियां हैं, उनको पकड़कर ये सत्ता परिवर्तन की बात वगैरह वगैरह कर रही है। अब जो मोहम्मद रजा शाह पहलवी के लड़के 1 साल पहले गए थे इजराइल, नेतान्याहू से मुलाकात की। ये अभी 4 दिन पहले जिस दिन हमले हुए उसी दिन रजा शाह पहलवी के पोते ने की जो पुत्री है उन्होंने यहूदी के साथ विवाह किया। ठीक है। मेरी आम ईरानियों से खूब बात हुई, जो सत्ता के विरोधी भी हैं, ईरान की जो जमहूरियत इस्लामी के विरोधी भी हैं, वे भी इनको नहीं चाहते कि हम नहीं चाहते कि हमें दोबारा राजा मिले। अच्छा, कि अगर वो इतना ही अच्छा शासन था तो हमने उसे उखाड़ क्यों फेंका। ये है मतलब रजा शाह पहलवी के लिए कोई जगह नहीं है। मगर रिजीम चेंज कितने लोग चाहते हैं? रेजिम चेंज करने वाले लोग मुश्किल से, मैंने आपको बताया, मुश्किल से 15-20% लोग। तो आप मुश्किल से 20-25-30% रिजीम चेंज। अच्छा, मैं आप लोगों को दोस्तों बता दूं कि ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन में फर्क होता है, तो वो रहेगा कुछ चीजें, क्योंकि फिर भी काम करना नहीं। मैं एक बिंदु बताता हूँ। हाँ, जब ईरानियों पर हमला होता है तो ये एक हो जाते हैं। ठीक है, सारे भेद भूल जाते हैं। ये इनकी खास बिल्कुल भूल जाते हैं। राष्ट्रवाद जो है ना, हाँ, मैं आज आपको एक बात बता दूं, शायद आपको कड़वी लग जाए। बताएं। हमारे एक मित्र हैं, सैयद हैं। हाँ, तो एक दिन बड़े कष्ट से बोले, ईरान में कई साल काम कर चुके थे और हमारे दोस्त बोले कि ईरानी को इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि हम उन्हें शजरा दिखा दे कि हम हजरत अली की औलाद हैं। वो अपनी गोरी नस्ल के आर्मेनियंस और अजरबैजानियों को ज्यादा पसंद करते हैं, वो भले ही ईसाई हो, आर्मेनियंस हो या जॉर्जियंस हो।
क्योंकि वो उनकी नस्ल के ज्यादा नजदीक है। उनके अंदर जो राष्ट्रवाद की जो भावना है ना, वो बहुत ज्यादा है, जो कभी कभी उम्मत से ऊपर उठ जाती है। अच्छा, तो ये बात एक जो बात डॉक्टर साहब आपने बड़ी कमाल की बात बताई है, ये मेरे ख्याल से उन लोगों के लिए, कम से कम आपको मैं बता दूं कि भारत के लोगों को साइकोलॉजिकल और नस्लवाद के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है। यहाँ पर एक गुमराही फैलाई गई है एक तरह से। गुमराही क्यों है? क्योंकि झूठ है। हालांकि वो इस्लाम का सिद्धांत है। इस्लाम का सिद्धांत जेन्युइन है कि मुसलमान, आपने कलमा पढ़ा, सब बराबर हो गए। मगर ये बराबरी सिर्फ लफ्ज़ों तक सीमित है, किताबों तक सीमित है। ये तुर्की में सीमित नहीं है, ये ईरान में सीमित नहीं है, ये अरब में सीमित नहीं है। हर जगह एक भारतीय जब अरब में जाता है, जो कल तक भारतीयों का सामान उठा के चलते थे, वो आज हमको एक ऐसी हकारत की नज़रों से देखते हैं जैसे हम सब उनके मजदूर हैं। कभी हमारी मतलब वो दौर भी गुजरा है जब यहाँ से वजीफे जाते थे, जब यहाँ से कारोबार चलते थे, जब बहुत कुछ चलता था, जब गधों पे तेल ढोते थे या काम करते थे। वक्त बदलता है, सारी चीज़ें बदल जाती हैं। बट नस्लवाद वहाँ भी है, नस्लवाद ईरान में भी है। हमारे यहाँ का एक हमारा मतलब मैं कहूँगा कि वो अपने आप को ये मानता है कि अगर मैं शिया हूँ तो मैं तो ईरानी हूँ, जबकि उसे भारतीय पहले होना चाहिए, ईरानी बाद में होना चाहिए। तो वो जो जैसे मैं कहता हूँ कि कोई भी भारतीय मुसलमान वो पाकिस्तान का तो बिल्कुल उसका समर्थक होना ही नहीं चाहिए, पर अरब या दूसरे देशों की भी हिमायत उसे ये सोच के करनी चाहिए कि पहले वो भारतीय है, अपने डीएनए, अपने नस्ल, अपनी भाषा, अपने लोगों को वो पहले प्रायोरिटी दे और फिर दूसरों को दे। क्योंकि आप जाकर देखते हैं पूरी दुनिया के अंदर लोग अपनी नस्ल के लोगों को प्रायोरिटी देते हैं, ना कि आपको सिर्फ इस बात से कि चलो मैं तो मुसलमान हूँ, चलो मैं तो हिंदू हूँ, चलो मैं तो ईसाई हूँ। मतलब आप इस तरह की सब बातों को, इसे अज्ञानता कहते हैं, एजुकेशन सिस्टम की खराबी कहते हैं। जो आपके एजुकेशन देने वाले गुरु हैं उनकी जहालत का सबूत है ये कि आपको सही जानकारी नहीं देते। आप तो गुमराह हो जाते हो, आप तो मन में उमंगे पाल लेते हो, मैं तो ये हूँ, मैं वहाँ चला जाऊँगा, मैं ये हूँ, मैं वहाँ मुझे इज्जत मिल जाएगी। और जब आप वहाँ जाकर अपने आप को दूसरे की नज़रों में कमतर पाते हो तो एहसास से कमतरी के शिकार हो जाते हो, एंजाइटी के शिकार हो जाते हो, आपका ज़मीर मर जाता है, आप इंसान बचते ही नहीं हो। मैं हो सकता है गलत बात की हो, डॉक्टर लक्ष्मण सिंह जी बताएंगे कि मैंने इस जज्बाती बकवास में कितना सच बोला और कितना झूठ। देखिए, जो नस्लवाद है ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तुर्की में हमने महसूस करी, और ईरान की 27% आबादी भी अजरबैजानी तुर्क है, और उसके अलावा और 2-3 ट्राइब्स हैं जो तुर्क है। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने सबसे अच्छा व्यवहार वहां मजहबी लोगों का देखा, ईरान में या किसी भी देश, ठीक है, जो मजहबी मुसलमान, हाँ, वो भेदभाव नहीं करते। जो सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव है, जैसे हम गाजा जब जा रहे थे तो हम तुर्की में थे, तो हमने कुछ तुर्कों की आंखों में देखा कि हम इंडियंस को देखकर या पाकिस्तानियों को देखकर उनकी आंखों में मतलब ऐसा लग रहा था हिकारत वाला भाव, जैसे हाँ मैं वही प्राणी को वो देखते हैं, हाँ, तो वो बर्दाश्त नहीं करते। तो इसलिए हाँ। हालांकि एक बात इसमें मुझे और भी लगता है डॉक्टर साहब, जो कौम खुद अपना सम्मान नहीं करती, दुनिया उसका सम्मान नहीं करती। बिल्कुल। सभी लोगों की अपनी खुद की नज़र में अपनी इज्जत, अपना सम्मान होना चाहिए। दुनिया कब करे ना करे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कुल मिलाकर यह है कि मानवता की जिम्मेदारी हमारी होती है। वो जिम्मेदारी जो मानवता के नाम पर होती है उसे हमें पूरी दुनिया के साथ शेयर करना चाहिए, उसमें काम करना चाहिए। उसमें लक्ष्मण सिंह जी भी है, मैं भी हूँ, आप भी हैं, इसमें हम सभी शामिल रह सकते हैं। और हमें सिर्फ मानवता के नाते, क्योंकि सीधी बात है, रिलीजन अपने पर्सनल प्रॉपर्टी होता है और हमारा देश सामूहिक प्रॉपर्टी होता है। तो इस बारीक सी चीज़ों को भी आपको समझना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए जैसे दूसरे देशों के लोग समझते हैं। तो अब मैं आपसे आखिरी सवाल कर रहा हूँ लक्ष्मण सिंह जी, जो इस वक्त हालात बने हुए हैं ईरान के अंदर, तेहरान के लोग तेहरान खाली कर चुके हैं, निशाना बनाकर बेरोक टोक इजराइल हमले कर रहा है और वो हो रहे हैं, भले ही अंदर के गद्दारों की इसमें शामिल हैं। ईरान क्या ये जंग आपको हारते हुए नज़र आ रहा है या जीतते हुए नज़र आ रहा है? और अगर इजराइल इसे जीतता है तो क्या ईरान के लोग उसकी बर्तरी को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, ईरान देश एक ऐसा देश है जो रशीदुल खलीफाओं के बाद पहली बार क्लेम करता है
कि ये एक इस्लामिक निजाम है। हाँ इस पर बहस हो सकती है कि वो है या नहीं है, वो एक अलग ठीक है, वो अलग बात है, वो अलग बात है, पर वो क्लेम करता है। हाँ ठीक है। और ये इनके प्रिंसिपल्स हैं कुछ, उससे वो दिखते नहीं। दिखते नहीं, ठीक है। अयातुल्लाह खमेनी रहबर ने कहा, पहले ही खमेनी साहब ने पहले ही कह दिया है हाँ कि हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे। ठीक है। कि इस्लाम में जो उनका ही कहना है कि मेरा जो इस्लाम है या मेरी जो दृष्टि है उसमें इतना मानव को नष्ट कर देने वाले बम का कोई स्थान नहीं। सामूहिक नरसंहार के हथियार हम नहीं बनाएंगे, ये हराम है, इसके खिलाफ फतवा है, ठीक है। हाँ, दूसरी बात, जो परमाणु ऊर्जा एजेंसी थी, जो उसके इंस्पेक्टर पहुंचे ईरान में, इनके न्यूक्लियर संयंत्रों का निरीक्षण करने पहुंचे, तो वहां भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं पाया। बिल्कुल। तो जो इन पर हमला हुआ है तो वो तो एकदम गलत हुआ है, अन्याय हुआ है। हाँ अभी परमाणु जो समझौते के बारे में वार्ता भी होने जा रही थी, तो उसको खटाई में डाल दिया इन्होंने। हाँ तो कहने का मतलब है कि ईरान यहाँ ठीक है, अब वो अपने प्रिंसिपल पर अड़ा हुआ है। जो लोग हर साल 2 महीने ट्रेनिंग करते हो, शहादत को याद करते हो मुहर्रम में, हाँ तो वो नहीं डरेंगे किसी से। मैंने देखा है ईरान के अंदर शहादत का क्या जज्बा है, शहीदों को सबसे ज्यादा सम्मान है। बेशक। मैं वहां पे बहुत सारे कब्रिस्तानों में घूमा, हर कब्रिस्तान कब्र पर एक लेमिनेटेड फोटो होता है शहीद का। हैंडसम हैंडसम लड़के, इतने खूबसूरत जवान मर गए ईरान के लिए, ईरान इराक वाले। और मरने से भी लोग डरने वाले नहीं है और वो झुकेंगे नहीं कभी भी। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि इस्लाम का एक सिद्धांत है डॉक्टर साहब, कि वो ये मानता है कि मौत कभी आती नहीं है। इधर का दरवाज़ा बंद होता है, दूसरा दरवाज़ा खुल जाता है, सिर्फ इतनी सी देर का ट्रांजिट फेज है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और हम ख़ास तौर से इस्लाम के मानने वाले ये समझते हैं कि हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं ये थोड़ी सी है, इसमें से हमें दूसरे गेट में एंटर होना है, जब हो जाए क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस सोच के साथ चलते हैं। आपने बड़ा कीमती वक्त दिया, अपने शोध से वक्त निकाल के, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर लक्ष्मण सिंह जी आपका। मैं आपको बीच बीच में दूसरे जो शोध कार्य हैं सामाजिक विषय पे, इस पे आपको जोड़ता रहूँगा। इसमें हम मिडिल ईस्ट के दूसरे पहलुओं पर भी बात करेंगे सिलेक्टिवली, और बहुत सारी चीज़ों पर आपसे बहुत सारा ज्ञान जो है हमें प्राप्त करना है। फिलहाल मैं आपसे तो इजाज़त लेता हूँ। और दर्शकों, मैं अगर आप जो है जिस तरीके की बात हम लोग लक्ष्मण सिंह जी से कर रहे हैं, अगर हम उसी तरह की बात आपके साथ करें, दूसरी तो आप क्या इसे पसंद करना चाहेंगे। और माफ़ कीजिएगा कि जो हम लोग बात कर रहे हैं फिलहाल, उस बात को हम कितना मतलब आगे बढ़ाएं, कितना ना बढ़ाएं, कमेंट करके इसे बाद में आप ज़रूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों, हम आप लोगों से इजाज़त ले लेते हैं। और आप जब ये प्रोग्राम, चूँकि आपके, ये भी मैं कोशिश करूँगा कि किसने क्या कमेंट किया है, इसके बाद हम यही कोशिश करेंगे कि आपको जो भी हम जानकारी दे सकते हैं दूसरी, वो ऑथेंटिक दें, फर्स्ट हैंड दें। तो अलबत्ता आप उसे कैसे जानें, कैसे समझें, ये आपका काम है। तो लक्ष्मण भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। धन्यवाद। और हम इस वक्त आप सब लोगों से भी मैं